नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे पास मैल्कम ग्लैडवेल की एक बहुत ही कमाल की किताब है, ब्लिंक, द पावर ऑफ थिंकिंग विदाउट थिंकिंग। ग्लैडवेल की खासियत ही यही है। वो मनोविज्ञान और समाजशास्त्र के जो बड़े बड़े आइडियाज होते हैं उन्हें बहुत दिलचस्प कहानियों में पिरो देते हैं। और ब्लिंक तो शायद उनकी सबसे जानी मानी किताबों में से एक है। हाँ, और ये हमारे दिमाग के उस हिस्से के बारे में है जो हम ज्यादातर समझते ही नहीं है। वो हिस्सा जो पलक झपकते ही बिना सोचे समझे फैसले ले लेता है। बिल्कुल। और ग्लैडवेल इसकी शुरुआत एक ऐसी कहानी से करते हैं जो सच में दिमाग को चकरा देती है। गेटी कोरोस की कहानी। हाँ, वो कहानी तो कमाल है। 1980s के दशक की बात है। कैलिफोर्निया का गेटी म्यूजियम एक प्राचीन ग्रीक मूर्ति खरीदने वाला था। और उन्होंने कोई जल्दबाजी नहीं की। उन्होंने पूरे 14 महीने लगाए। वैज्ञानिकों की एक पूरी टीम ने हर तरह के टेस्ट किए, पत्थर की उम्र, उसकी बनावट, सब कुछ। 14 महीने सिर्फ एक मूर्ति के लिए? हाँ, 14 महीने। और मजे की बात यह है कि सारे के सारे वैज्ञानिक टेस्ट में मूर्ति पास हो गई। हर सबूत कह रहा था कि ये मूर्ति 2500 साल पुरानी और एकदम असली है। तो म्यूजियम तो खरीदने के लिए तैयार हो गया होगा। बिल्कुल। वो $10 मिलियन देने के लिए तैयार थे। पर बस एक आखिरी कदम के तौर पर उन्होंने कुछ बड़े कला विशेषज्ञों को उसे दिखाने के लिए बुलाया। और यहीं पर सारी कहानी पलट जाती है। पूरी तरह से। एक विशेषज्ञ ने मूर्ति को देखा और बस 2 सेकंड में बोला, नहीं, इसमें कुछ गड़बड़ है। सिर्फ 2 सेकंड में? हाँ। एक दूसरे विशेषज्ञ ने कहा कि उसे देखते ही अंदर से एक अजीब सी बेचैनी हुई, जैसे मन कह रहा हो कि ये असली नहीं हो सकती। ये तो कमाल की बात है। एक तरफ 14 महीने की वैज्ञानिक जांच, इतना सारा डेटा, इतने सबूत, और दूसरी तरफ सिर्फ 2 सेकंड की एक गट फीलिंग। और अंत में कौन सही निकला? वो विशेषज्ञ। पता चला कि वो मूर्ति दरअसल एक बहुत ही चालाकी से बनाई गई नकली कलाकृति थी। तो यहीं से ग्लैडवेल ये सवाल पूछते हैं कि हमारे दिमाग के वो पहले 2 सेकंड आखिर ऐसा क्या जानते हैं जो महीनों की रिसर्च और करोड़ों की टेक्नोलॉजी नहीं जान पाती। बिल्कुल। और यही सवाल इस पूरी किताब की नींव है। तो चलिए इसी गुत्थी को आज सुलझाने की कोशिश करते हैं। किताब का जो सबसे बड़ा आइडिया है वो है थिन स्लाइसिंग। ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है। हाँ, शब्द थोड़ा अजीब है, पर इसका कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। बेसिकली थिन स्लाइसिंग का मतलब है हमारे अवचेतन मन की वो काबिलियत जिससे वो किसी भी स्थिति या अनुभव के एक बहुत छोटे से हिस्से को, एक थिन स्लाइस को देखकर ही पूरी तस्वीर का अंदाजा लगा लेता है। अच्छा। आपका दिमाग पर्दे के पीछे एक सुपर कंप्यूटर की तरह काम कर रहा है। वो आपके सारे पुराने अनुभवों, आपकी सारी जानकारी को पल भर में खंगाल कर आपको तुरंत एक नतीजा देता है, एक एहसास के रूप में, एक अंतर्ज्ञान के रूप में। मतलब जैसे आप किसी पार्टी में किसी से 2 मिनट बात करते हैं और आपको एक वाइब आ जाती है कि इस इंसान से दोस्ती होगी या नहीं। वो भी एक तरह की थिन स्लाइसिंग ही हुई। आपने बिल्कुल सही पकड़ा, वो भी थिन स्लाइसिंग ही है। और किताब में इसका सबसे जबरदस्त उदाहरण मनोवैज्ञानिक जॉन गॉटमैन का है। हाँ, उनके बारे में मैंने पढ़ा है। वो जोड़ों पे रिसर्च करते हैं। हाँ, और गॉटमैन का दावा है कि वो एक शादीशुदा जोड़े को सिर्फ 15 मिनट बात करते हुए देखकर, सिर्फ 15 मिनट? सिर्फ 15 मिनट, और वो 90% से ज्यादा सटीकता से बता सकते हैं कि 15 साल बाद वो साथ होंगे या उनका तलाक हो चुका होगा। 15 मिनट में 15 साल का भविष्य! ये तो अविश्वसनीय है। लेकिन वो देखते क्या है? क्या वो लोगों के मन की बातें पढ़ सकते हैं? नहीं, वो मन नहीं पढ़ते, वो पैटर्न पढ़ते हैं। वो जोड़ों की बातचीत को रिकॉर्ड करते हैं, उनके चेहरे के भाव, वो कौन से शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, उनकी आवाज का उतार चढ़ाव, सब कुछ। लेकिन उनका पूरा ध्यान सिर्फ कुछ गिनी चुनी चीजों पर होता है, खासकर एक चीज पर, जिसे वो कहते हैं अवमानना या कंटेम्प्ट। अवमानना? मतलब एक दूसरे के लिए तिरस्कार का भाव? बिल्कुल। जैसे बात करते हुए आंखों को घुमाना, मजाक उड़ाना या तिरस्कार भरी मुस्कान देना। गॉटमैन कहते हैं कि अगर किसी रिश्ते में कंटेम्प्ट मौजूद है तो वो उस रिश्ते के लिए जहर की तरह है। अच्छा। ये बाकी सारी नकारात्मक भावनाओं जैसे आलोचना या गुस्सा से कहीं ज्यादा खतरनाक है। तो वो बस उस एक छोटे से पैटर्न को पकड़ते हैं और उसी से पूरा निष्कर्ष निकाल लेते हैं। तो गॉटमैन तो साफ साफ बता सकते हैं कि वो क्या देख रहे हैं, वो उस पैटर्न को पहचानते हैं। लेकिन ग्लैडवेल कहते हैं कि हमेशा ऐसा नहीं होता है ना। कभी कभी हमें अंदर से पता होता है कि कुछ गड़बड़ है, पर हम वजह नहीं बता पाते। सही। यहीं पर वो बंद दरवाजे वाली बात आती है। हाँ, द लॉक डोर। ग्लैडवेल कहते हैं कि हमारे ये सहज फैसले हमारे दिमाग के एक बंद दरवाजे के पीछे होते हैं। हमें नतीजा तो पता होता है, पर उसके पीछे का प्रोसेस क्या है वो नहीं पता। इसका बेहतरीन उदाहरण है टेनिस कोच विक ब्रिडन। ब्रिडन को हमेशा पहले से पता चल जाता था कि कोई खिलाड़ी डबल फॉल्ट करने वाला है।
मतलब सर्विस में 2 बार गलती करेगा। सर्विस करने से भी पहले? ये कैसे हो सकता है? यही तो बात है, वो खुद भी नहीं जानते थे, उन्हें बस एक फीलिंग आती थी। जब उनसे पूछा गया तो वो कोई ठोस जवाब नहीं दे पाए। मतलब कोई वजह नहीं बता पाए? कोई वजह नहीं। शायद खिलाड़ी की आवाज में कोई हल्का सा बदलाव होता था, या गेंद को उछालने के तरीके में कोई छोटी सी गड़बड़, पर वो पक्के तौर पर कुछ नहीं कह सकते थे। उनका जो ज्ञान था वो उस बंद दरवाजे के पीछे था। उनका दिमाग पैटर्न तो पहचान रहा था, पर वो उसे शब्दों में नहीं बता पा रहे थे। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ा खतरा भी है ना। अगर हमारा दिमाग इतनी तेजी से फैसले लेता है तो इसका मतलब वो शॉर्टकट्स भी लेता होगा। बिल्कुल। और ये शॉर्टकट अक्सर हमारे पुराने प्रेजुडिस, हमारे पूर्वाग्रहों पर आधारित होते हैं। मुझे लगता है वॉरेन हार्डिंग की गलती इसी का सबसे बड़ा उदाहरण है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। वॉरेन हार्डिंग की कहानी एक तरह से डरावनी है, क्योंकि वो दिखाती है कि हमारा ब्लिंक, हमारी पहली छाप, हमें कितनी बुरी तरह धोखा दे सकती है। ये 1920 की बात है, जब वो अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे। हाँ, और वो क्यों बने? इसका कोई लॉजिकल कारण नहीं था। वो राष्ट्रपति बने क्योंकि वो राष्ट्रपति जैसे दिखते थे। मतलब? क्या मतलब है इसका? मतलब वो लंबे थे, सुंदर थे, उनकी आवाज बहुत मर्दाना और प्रभावशाली थी। लोगों ने उन्हें देखा और उनके दिमाग के पहले 2 सेकंड ने कहा, हाँ, ये एक लीडर है। तो लोगों ने उनकी बातों पर या उनकी काबिलियत पर ध्यान ही नहीं दिया? बिल्कुल नहीं दिया। बस उनकी शक्ल सूरत और उनके हाव भाव पर फैसला ले लिया। और नतीजा क्या हुआ? वो अमेरिका के इतिहास के सबसे नाकाम राष्ट्रपतियों में से एक साबित हुए। उनका प्रशासन घोटालों से भरा था और उनमें लीडरशिप की कोई काबिलियत नहीं थी। ये पहली छाप की शक्ति का एक स्याह पहलू है। और ये सिर्फ शक्लो सूरत तक ही सीमित नहीं है। किताब में इम्प्लिसिट एसोसिएशन टेस्ट यानी IAT का भी जिक्र है, जो हमारे छिपे हुए अचेतन पूर्वाग्रहों को सामने लाता है। हाँ, और वो बहुत चौंकाने वाला है। IAT एक ऑनलाइन टेस्ट है जो दिखाता है कि हम सबकॉन्शियसली, मतलब अनजाने में, कुछ चीजों को दूसरी चीजों से जोड़ते हैं। जैसे ज्यादातर लोग, चाहे वो खुद को कितना भी निष्पक्ष क्यों न माने, पुरुषों के नाम को करियर से जुड़े शब्दों के साथ और महिलाओं के नाम को परिवार से जुड़े शब्दों के साथ ज्यादा तेजी से जोड़ पाते हैं। अच्छा? ये हमारे दिमाग में सालों से बसी हुई सामाजिक कंडीशनिंग का नतीजा है। हम सचेत रूप से ऐसा नहीं सोचते, पर हमारा अवचेतन मन ऐसा ही करता है। और इसका असर असल दुनिया में बहुत गहरा होता है। जैसे कार डीलरशिप पर हुआ वो अध्ययन, वो तो आंखें खोल देने वाला था। वो वाकई चौंकाने वाला था। एक प्रोफेसर ने अलग अलग नस्लों और लिंग के लोगों को एक ही जैसी ट्रेनिंग देकर कार खरीदने भेजा। मतलब सब कुछ एक जैसा था, कपड़े, बात करने का तरीका। हाँ, सबको एक ही कहानी बतानी थी, एक ही तरह के कपड़े पहनने थे। और नतीजा, सफेद पुरुषों को कार की सबसे कम कीमत बताई गई और काले पुरुषों को सबसे ज्यादा। कितना फर्क था? औसतन $1000 से भी ज्यादा का फर्क था। बाप रे! और ऐसा नहीं था कि वो सेल्समैन जानबूझकर नस्लवादी थे। बिल्कुल नहीं। सचेत स्तर पर वो शायद खुद को निष्पक्ष ही मानते होंगे, लेकिन उनके अवचेतन मन ने उस ब्लिंक मोमेंट में ग्राहक की नस्ल के आधार पर एक फैसला ले लिया कि इससे कितनी कीमत वसूलनी है। हमारा ब्लिंक फैसला हमारे अंदर छिपे पूर्वाग्रहों से सना हुआ हो सकता है। तो अगर हमारी पहली छाप इतनी अविश्वसनीय हो सकती है, तो इसका समाधान क्या है? क्या हम अपने दिमाग पर, अपनी गट फीलिंग पर भरोसा करना ही छोड़ दें? नहीं, ग्लैडवेल कहते हैं कि हम अपने अंतर्ज्ञान को बेहतर बना सकते हैं, उसे ट्रेन कर सकते हैं। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है कार सेल्समैन बॉब गोलम। गोलम अपनी इंडस्ट्री के सबसे कामयाब सेल्समैन में से एक हैं और उनकी सफलता का सिर्फ एक नियम है, किसी भी ग्राहक के बारे में उसकी शक्ल देखकर कोई राय मत बनाओ। वो कहते हैं कि पूर्वाग्रह आपके धंधे के लिए मौत का चुंबन है। तो वो अपने उस पहले ब्लिंक को, उस पहली छाप को नजरअंदाज कर देते हैं। हाँ, वो सचेत रूप से अपने पूर्वाग्रहों पर काबू पाते हैं। वो हर ग्राहक को बराबर मौका और सम्मान देते हैं, चाहे वो गंदे कपड़ों में एक किसान हो या सूट बूट में कोई बिजनेसमैन। वो जानते हैं कि उनकी पहली छाप गलत हो सकती है, इसलिए वो उसे अपने व्यवहार पर हावी नहीं होने देते। इस पूर्वाग्रह वाले आइडिया से ही जुड़ा एक और दिलचस्प विचार किताब में है कि कभी-कभी कम ही ज्यादा होता है। मतलब ज्यादा जानकारी होना तो अच्छा होना चाहिए, है ना? पर किताब कहती है कि नहीं, ज्यादा जानकारी हमेशा बेहतर फैसले की गारंटी नहीं होती। हाँ, और ये बहुत काउंटर इंट्यूटिव है। हमें लगता है कि जितना ज्यादा डेटा होगा उतना अच्छा फैसला होगा, पर कई बार ज्यादा जानकारी हमें उलझा देती है। इसे एनालिसिस पैरालिसिस भी कहते हैं। एनालिसिस पैरालिसिस मतलब आप इतनी ज्यादा जानकारी में डूब जाते हैं कि आप कोई फैसला ही नहीं ले पाते। आप एक तरह से जाम हो जाते हैं।
इसका सबसे नाटकीय उदाहरण किताब में मिलेनियम चैलेंज वॉर गेम का है। ये अमेरिकी सेना का एक अभ्यास था, है ना? हाँ, 2002 में हुआ था। एक तरफ थी ब्लू टीम यानी अमेरिकी सेना, उनके पास अरबों डॉलर की तकनीक, सैटेलाइट, डेटा एनालिस्ट, सुपर कंप्यूटर, सब कुछ था। और दूसरी तरफ थी रेड टीम, जो दुश्मन की भूमिका निभा रही थी। और रेड टीम के लीडर थे एक रिटायर्ड मरीन जनरल पॉल वैन राइपर। उनके पास कोई हाईटेक सामान नहीं था। तो जाहिर है ब्लू टीम आसानी से जीत गई होगी। बिल्कुल उल्टा हुआ। वैन राइपर ने ब्लू टीम को बुरी तरह हरा दिया। दूसरे ही दिन उन्होंने उनके 16 जहाज डुबो दिए। ये कैसे हुआ? ब्लू टीम जानकारी के समंदर में डूब गई। वो हर एक हरकत का विश्लेषण करने की कोशिश कर रहे थे, हर डेटा पॉइंट को समझने में लगे थे, जबकि वैन राइपर ने अपने दशकों के अनुभव और सहज ज्ञान पर भरोसा किया। उन्होंने ज्यादा सोचा नहीं? नहीं, उन्होंने पुराने तरीके अपनाए। मोटरसाइकिलों पर संदेश भेजे ताकि उन्हें ट्रैक ना किया जा सके। उन्होंने अप्रत्याशित हमले किए। उन्होंने ब्लू टीम के विश्लेषण के पक्षाघात का पूरा फायदा उठाया। ये तो कुक काउंटी हॉस्पिटल वाले प्रयोग जैसा ही है, जहां डॉक्टरों को दिल के दौरे का पता लगाने के लिए कहा गया था। बिल्कुल। उस अस्पताल में डॉक्टर मरीज के दिल के दौरे का निदान करने के लिए दर्जनों चीजों को देखते थे, और फिर भी वो अक्सर गलतियां करते थे। अच्छा। फिर एक कार्डियोलॉजिस्ट ने एक बहुत ही सरल नियम बनाया। उन्होंने कहा, सब कुछ भूल जाओ, बस 3 चीजें देखो, मरीज का ईसीजी, उसका ब्लड प्रेशर और क्या उसके फेफड़ों में पानी है। सिर्फ 3 चीजें? इतनी सारी जानकारी को छोड़ के। हाँ। और नतीजा हैरान करने वाला था। ये सरल सा एल्गोरिथम उन अनुभवी डॉक्टरों के जटिल और विस्तृत विश्लेषण से कहीं ज्यादा सटीक साबित हुआ। तो इसका मतलब यह है कि एक अच्छा फैसला लेने का मतलब सारी जानकारी इकट्ठा करना नहीं है। नहीं है। इसका मतलब है ये जानना कि कौन सी जानकारी जरूरी है और कौन सी जानकारी को नजरअंदाज करना है। ये सब सुनने के बाद ऐसा लगता है कि हमारा ये ब्लिंक या सहज ज्ञान एक दोधारी तलवार है। कभी ये हमें बचाता है और कभी हमें बहुत बड़ी मुसीबत में डाल देता है। किताब के आखिरी हिस्से में शायद इसी की बात है, जहां ग्लैडवेल माइंड रीडिंग की बात करते हैं। आज वो बहुत पॉपुलर है, एक डिजाइन आइकन है, लेकिन जब वो 90 के दशक में पहली बार बाजार में आई तो लोगों को वो बिल्कुल पसंद नहीं आई। क्यों? क्या वो आरामदायक नहीं थी? आरामदायक तो बहुत थी, पर वो दिखने में बहुत अजीब थी। उस जमाने की आलीशान गद्देदार कुर्सियों से एकदम अलग। तो लोगों की पहली छाप, उनका ब्लिंक रिएक्शन था, ये कितनी बदसूरत है। अच्छा। उन्हें उसकी कुरूपता दिखी, उसकी खासियत नहीं। जब कोई चीज बहुत नई और अपरिचित होती है तो हमारी पहली छाप अक्सर गलत होती है, क्योंकि हमारे दिमाग के पास उसकी तुलना करने के लिए कोई पुराना अनुभव या पैटर्न नहीं होता। और दूसरा उदाहरण अमाडू डायलो की दुखद घटना का है, जो दिखाता है कि यही ब्लिंक कितना घातक हो सकता है। वो एक त्रासदी थी। 1999 में न्यूयॉर्क में 4 पुलिस अधिकारियों ने अमाडू डायलो नाम के एक निर्दोष निहत्थे व्यक्ति पर 41 गोलियां चला दी। 41 गोलियां? हाँ, वो एक अपराधी की तलाश में थे और उन्हें डायलो पर शक हुआ। जब डायलो ने अपनी जेब से बटुआ निकालने के लिए हाथ डाला तो अधिकारियों को लगा कि वो बंदूक निकाल रहा है। 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में लिया गया एक फैसला जिसने एक जान ले ली। ग्लैडवेल कहते हैं कि ऐसा अत्यधिक तनाव और समय के दबाव की वजह से हुआ। जब हमारी जान खतरे में होती है या हम बहुत ज्यादा तनाव में होते हैं तो हमारी दूसरों के इरादों को सही ढंग से पढ़ने की क्षमता लगभग खत्म हो जाती है। मतलब दिमाग ठीक से काम नहीं करता। हाँ, ग्लैडवेल इसे एक अजीब नाम देते हैं, अस्थायी ऑटिज्म। उस पल में पुलिस अधिकारी डायलो के चेहरे पर घबराहट नहीं देख पाए। उनका दिमाग सिर्फ खतरा देख रहा था। उनके सोचने समझने की शक्ति संकुचित हो गई थी और उन्होंने सबसे बुरी स्थिति मान ली थी। तो इस पूरी चर्चा के बाद हम अपनी जिंदगी के लिए क्या सीख सकते हैं? क्या हमें अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करना चाहिए या नहीं? ये सवाल तो बना ही रहता है। मेरे ख्याल से सबसे बड़ी सीख ये है कि अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करें, लेकिन आंख बंद करके नहीं। उसे एक सलाहकार की तरह देखें, एक बॉस की तरह नहीं। ये समझें कि ये एक शक्तिशाली उपकरण है, पर यह हमारे पूर्वाग्रहों और उस पल के माहौल से बहुत ज्यादा प्रभावित हो सकता है। दूसरी बात जो मुझे समझ आई वो है संदर्भ का महत्व, मतलब कॉन्टेक्स्ट। गेटी म्यूजियम वाले कला विशेषज्ञ का त्वरित निर्णय इसलिए सही था क्योंकि उसके पीछे सालों का अनुभव और हजारों घंटे की प्रैक्टिस थी। बिल्कुल, उनका अंतर्ज्ञान प्रशिक्षित था। हमारा अंतर्ज्ञान उतना ही अच्छा होता है जितनी हमारी उस क्षेत्र में विशेषज्ञ था। एक नौसिखिया की गट फीलिंग और एक विशेषज्ञ की गट फीलिंग में जमीन आसमान का फर्क होता है। सही बात है। और तीसरी सीख शायद अपने पूर्वाग्रहों को स्वीकार करना और उन्हें चुनौती देना है। हाँ, बॉब गोलम की तरह।
हम सचेत रूप से अपनी पहली छाप पर सवाल उठा सकते हैं। हम खुद से पूछ सकते हैं, क्या मैं ये फैसला किसी ठोस वजह से ले रहा हूं या सिर्फ इसलिए कि ये व्यक्ति ऐसा दिखता है या इस पृष्ठभूमि से आता है। ये जागरूकता बहुत जरूरी है। और आखिरी बात, जानकारी के जाल में फंसने से बचें। कुक काउंटी अस्पताल के नियम की तरह ये पहचानने की कोशिश करें कि किसी भी फैसले में सबसे जरूरी 2-3 चीजें क्या है। बिल्कुल, चाहे वो नौकरी के लिए किसी को चुनना हो या कोई बड़ा निवेश करना हो, कभी कभी कम जानकारी ज्यादा स्पष्टता देती है। तो संक्षेप में, ब्लिंक हमें ये नहीं कहती कि सोचना बंद कर दो, वो कहती है कि हमारे पास सोचने के 2 तरीके हैं, एक धीमा और सचेत और दूसरा तेज और अवचेतन। दोनों ही जरूरी हैं। एकदम सही। असली चुनौती ये जानने में है कि कब किस पर भरोसा करना है। तो अगर इस पूरी बातचीत से हमें 3-4 मुख्य बातें याद रखनी हो तो वो क्या होंगी? मेरे हिसाब से 4 बातें हैं। पहली, थिन स्लाइसिंग की शक्ति को समझें। अनुभव के छोटे से छोटे टुकड़े में भी बहुत गहरी जानकारी छिपी हो सकती है, अगर हम उसे पढ़ना सीख जाएं। दूसरी, वॉरेन हार्डिंग की गलती से हमेशा सावधान रहें। किसी की बाहरी शक्ल, सूरत या सतही गुणों के आधार पर फैसले लेना बहुत खतरनाक हो सकता है, बहुत ज्यादा खतरनाक। तीसरा, विश्लेषण के पक्षाघात से बचें। ज्यादा सोचना या बहुत ज्यादा डेटा इकट्ठा करना अक्सर हमें बेहतर की जगह बदतर फैसलों की ओर ले जाता है। और चौथी, जो सबसे जरूरी है, हम अपने अंतर्ज्ञान को प्रशिक्षित कर सकते हैं। अभ्यास, अनुभव और अपने पूर्वाग्रहों के बारे में जागरूकता के जरिए हम अपने त्वरित निर्णयों को ज्यादा सटीक और निष्पक्ष बना सकते हैं। और सोचने के लिए एक अंतिम विचार, क्या होगा अगर हम अपने अंदर की उस धीमी शांत आवाज को थोड़ा और गंभीरता से लेना शुरू कर दें? दिलचस्प सवाल है। उन पलों पर ध्यान देना जब हमारा अवचेतन हमें कुछ बताने की कोशिश कर रहा हो, चाहे वो किसी इंसान के बारे में एक अजीब सा एहसास हो या किसी मौके को लेकर एक बेवजह का उत्साह। क्या होगा अगर हम उस बंद दरवाजे के पीछे की आवाज को सुनना सीख लें? शायद ये हमारे जीवन के कुछ सबसे बड़े फैसलों को बदल सकता है। बात तो सही है। ऐसी ही शक्तिशाली किताबों के सारांश और गहन विश्लेषण के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे।